students, welcome to the course Operations Research and Technique. Today we will study about simplex method for solving LPP. In this lecture, we will go through about slack variable, surplus variable and algorithm for simplex method. Simplex method was developed by George Dantes in 1947, which was made available in 1951. दिस इज़ एन इटरेटिव मेथड. इटरेटिव मेथड का मीन्स होता है, इसमें का मतलब होता है कि हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं. अगर पहले हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर हमारा इनिशियल ऑप्टिमल होगा, मतलब हमारा टारगेट होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना. अगर हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल हो गया तो हम लोग वहीं स्टॉप हो जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग अनदर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, और फाइनली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमारा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाता है. तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में पढ़े हैं कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू अदर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड फाइनली इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी विल रीच टू एन ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. इसके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले हमें ट्रायल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है, फिर हमें टेस्ट करना होता है कि ये ऑप्टिमल है या नहीं है, फिर हमें और इम्प्रूव करना होता है. अगर मान लो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया तो और हमें उसे इम्प्रूव करना होता है, और इस तरह से हम लोग स्टेप्स को रिपीट कर करके लास्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं. स्लैक वेरिएबल्स. स्लैक वेरिएबल्स क्या होता है? इफ़ अ कंस्ट्रेंट हैज़ अ साइन लेस देन इक्वल टू, आपको ये सिंबल पे ध्यान रखना है कि लेस देन इक्वल टू, देन इन ऑर्डर टू मेक इक्वालिटी वी हैव टू ऐड समथिंग पॉजिटिव टू लेफ्ट हैंड साइड. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लो कि ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है. यहाँ पे हमारा जो सिंबल है वो लेस देन इक्वल टू का सिंबल है. तो अगर हमें इस लेस देन इक्वल टू को अगर हमें कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में, मीन्स ये लेस देन इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो चूँकि ये वाला वैल्यू जो है वो कम है और ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाएगा. तो इसमें हम लोग मान लो कि x4 ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये जो मेरा लेस देन इक्वल टू है वो चेंज हो रहा है इक्वालिटी में, डैट इज़ इक्वल टू में. तो इस वेरिएबल को, इस x4 को ही हम लोग कहते हैं स्लैक वेरिएबल. स्लैक वेरिएबल क्या होता है? द पॉजिटिव वेरिएबल विच आर एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड टू द कंस्ट्रेंट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वालिटी. शुरू में ये इनइक्वालिटी था, बाद में जैसे ही हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉजिटिव वेरिएबल ऐड कर देते हैं तो वो स्लैक वेरिएबल उसे हम लोग कहते हैं, और ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंजेस हो जाता है इक्वालिटी में. तो इसे ही हमें स्लैक वेरिएबल कहते हैं. नेक्स्ट है सरप्लस वेरिएबल. सरप्लस वेरिएबल क्या होता है? The positive variable which are subtracted from the left hand side of the constraint to convert them into inequalities are called surplus variable. For example, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं कि मैक्स z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है. अब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट है, ये जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो लेस देन इक्वल टू का है और ग्रेटर देन इक्वल टू का है. हम अभी तुरंत बताएं कि जहाँ भी लेस देन इक्वल टू होता है वहाँ हम लोग स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, और स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का तरीका होता है कि चूँकि ये वाला वैल्यू कम है इस वैल्यू से, राइट हैंड साइड के वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कम है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे x4, तब ये इक्वल हो जाएगा. लेकिन हमारा जो यहाँ पे राइट हैंड साइड का वैल्यू है, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में b2 है, और ये जो b2 है वो लेफ्ट हैंड से कम है, मीन्स 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ज़्यादा है b2 से. तो यहाँ से हमको कुछ माइनस करना होगा तब जाकर वो b2 के बराबर होगा. तो जो हम लोग माइनस करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सरप्लस वेरिएबल. सरप्लस वेरिएबल क्या होता है? पॉजिटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वालिटीज आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल. नेक्स्ट है
कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ मैक्सिमाइजेशन एलपीपी। मतलब सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है, उसका एल्गोरिदम क्या है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस मेथड को, इसके जो एल्गोरिदम है उसको आप लोग ध्यान से सुनो। और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आता है कि राइट द एल्गोरिदम फॉर सिंप्लेक्स मेथड, या फिर ये भी लिखा हो सकता है कि राइट द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ मैक्सिमाइजेशन एलपीपी। तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स ले लेके थोड़ा एलैबोरेटिव वे में लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना है। और उसी को अगर आपके एग्ज़ाम में ये एल्गोरिदम लिखने आता है तो ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। स्टेप 1 है कि इफ़ द प्रॉब्लम इज़ ऑफ मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन कन्वर्ट इट इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मान लो कि हमारा मिनिमाइजेशन मिन जेड लिखा हुआ है, मिनिमाइजेशन जेड ये लिखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इसको ध्यान देना कि ये मेरा मिनिमाइजेशन का एलपीपी है कि मैक्सिमाइजेशन का। अगर ये मैक्सिमाइजेशन का होता तो हमें कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन अगर ये मिनिमाइजेशन का एलपीपी है तो हमको इसको पहले मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना होगा। तो मैक्सिमाइजेशन में चेंज करने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, एक जेड डैश नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे और जो पुराने वाले जेड है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो c1x1 प्लस c2x2 प्लस cnxn जो है वो हमारा चेंज हो जा रहा है माइनस c1x1 माइनस c2x2 माइनस cnxn ऐसा। तो अब जो मेरा प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन का एलपी जो था वो अब मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो गया विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड डैश। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कभी मैक्स जेड करके अगर कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ होगा तो आप उसे मिनिमाइजेशन में नहीं बदलोगे, वो आपका ऑटोमेटिकली वो आपका जो स्टेप 1 है वो सेटिस्फाइड है, मैक्सिमाइजेशन का एलपीपी है। ये आपको तब फॉलो करना है जब आपका वो मिनिमाइजेशन का एलपीपी हो, तब आप उसे मैक्सिमाइजेशन में चेंज करने के लिए ये स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप 2 है हमारा कि हमें ये चेक करना है कि हमारा सारा BI जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं। BI मतलब कि इसे हम BI कहते हैं, ये जो इस साइड होता है उसको हम लोग BI कहते हैं। तो ये हमारा सारा BI पॉजिटिव होना चाहिए। या यहाँ पे अगर मान लो कि -2 लिखा हुआ है या -3 लिखा हुआ है या -4 लिखा हुआ है, तब ये मेरा BI पॉजिटिव नहीं हुआ। ऐसे केस में हम लोग इसको चेंज कर देंगे, BI पॉजिटिव होना चाहिए। तो BI को पॉजिटिव करने के लिए भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो हमारा BI पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेक ऑल द BIs पॉजिटिव। इफ़ इट इज़ नॉट, अगर वो है तो हमें कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टेप 1 और 2 मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन का ही LP होता है और BIs हमारा पॉजिटिव ही होता है, तो ये दो हम लोग को कभी कभी नहीं ही करना होता है। स्टेप 3 हमारा क्या है कि कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेगेटिव स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। अब ये जो हमारा क्वेश्चन में ये तो होता है ये सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक में कर चुके हो। हमेशा हम लोग सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट में ऐसा लेस देन इक्वल टू लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमारा ये जो इनइक्वालिटी रहेगा इसको हम लोगों को सबसे पहले स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल की मदद से इक्वालिटी में बदल देना है। इक्वालिटी में हम जैसे ही इसे बदल लेंगे तो फिर वो मेरा जो इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी में बदलने के बाद इक्वेशंस कहलाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्या होता है, x² + 2x = समथिंग =4 लिख दिए, तो ये हमारा एक इक्वेशन है। इक्वेशन हमेशा = करके लिखा जाता है। इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द कंस्टेंट वेयर सरप्लस वेरिएबल आर इंसर्टेड। जहाँ भी हम लोग सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये हम लोग कोई एग्जांपल करेंगे तो उसमें ये चीज़ समझ लेंगे कि कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। 4th स्टेप है कि हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, ये 4th स्टेप है टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये हम एक एग्जांपल जब करेंगे तब समझाएंगे कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला कैसे जाता है। इसमें दरअसल क्या किया जाता है कि जो हमारा वेरिएबल पहले से दिया हुआ है, मान लो कि x1 x2 x3 पहले से दिया हुआ है तो उसे हम लोग 0 पुट कर देते हैं, और जो हम नया स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं उसे 0 नहीं पुट करते हैं। तो ये 0 पुट करने के बाद हमारा एक दूसरा इक्वेशन बन जाता है, उसी को हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। स्टेप 5th है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल।
हमें सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। तो हम आपको दिखाते हैं कि सिंप्लेक्स टेबल बनता कैसे। ये रहा, यहाँ पर 3 सिंप्लेक्स टेबल बना हुआ है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है, ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल है, ये थर्ड सिंप्लेक्स टेबल है। तो कोई भी क्वेश्चन में मिनिमम आपको 3 तो सिंप्लेक्स टेबल बनाना ही पड़ेगा और ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा कोई भी टेबल पे। तो यहाँ पे 3 सिंप्लेक्स टेबल बना हुआ है। और 6th स्टेप है हमारा टेस्ट ऑफ स्टार्टिंग। टेस्ट ऑफ स्टार्टिंग 6th स्टेप है। टेस्ट ऑफ स्टार्टिंग BFS फॉर ऑप्टिमलिटी। हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है? हमें सबसे पहले दिस इज़ डन बाय कंप्यूटिंग एन इवैल्यूएशन ऑफ डेल जे फॉर ईच नॉन बेसिक वेरिएबल्स XJ बाय द फार्मूला दिस। हमें डेल जे निकालना होता है इसके लिए, और डेल जे निकालने का फार्मूला होता है CJ माइनस CBYJ। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं कि डेल जे जो है, डेल जे का वैल्यू 0 से कम या बराबर हो, तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। अगर हमारा सारा डेल जे नेगेटिव हो, तब हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज़ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमारा सारा डेल जे जो है वो नेगेटिव होता है तो हम लोग कहते हैं यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर हमारा डेल जे जो है वो लेस देन या इक्वल टू होता है तो हम लोग उसको कहते हैं सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है ये हमारा, देखो यहाँ पे हम लोगों का ये डेल जे निकाला हुआ है। डेल जे यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये हम लोग डेल जे निकाले हैं। ये सारा डेल जे एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, कुछ ज़ीरोज़ है। तो अगर हमारा सारा नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव या ज़ीरो हो जाता, तो हम लोग उसको ऑप्टिमल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा पॉजिटिव भी आ गया है साथ में, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम लोग इसको, और हम लोगों को दूसरा टेबल भी बनाना पड़ा ये। तो यहाँ भी जब हम लोग दूसरा टेबल भी बनाए तब भी डेल जे पॉजिटिव एक आ गया, तो फिर से हमें थर्ड टेबल भी बनाना हुआ। थर्ड टेबल में देखो हमारा नेगेटिव 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 आ गया, और जिसके वजह से ये मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सो दिस सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। ये हमारा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल हो गया, क्योंकि हमारा सारा डेल जे जो है वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव या ज़ीरो, सिर्फ नेगेटिव आए तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और अगर नेगेटिव और ज़ीरो दोनों का कॉम्बिनेशन आए तो हम लोग उसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अलावा भी कभी कभी ऐसा सिचुएशंस होता है जैसे कि डेल जे हमारा 0 से बड़ा हो जाए, तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं कि इट इज़ नॉट ऑप्टिमल। जैसे कि सारा जो डेल जे है उसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि डेल जे मेरा नॉट ऑप्टिमल है। और इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल, तब और 2 केसेस अराइज होता है। एक बाउंडेड अनबाउंडेड का केस अराइज होता है। वो केस क्या है कि इफ़ कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉजिटिव डेल जे all the elements in the column yj are negative or 0, then the solution under test will be unbounded। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, मान लो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि हम सॉल्व किए, ये वैल्यू आया सबसे पहले डेल जे, फिर दूसरा डेल जे ये आया, लास्ट में हमारा डेल जे ऐसा आ गया, मतलब 0 0 और ये पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव जो डेल जे आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, ये यहाँ पे सारा वैल्यू मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव शो कर रहा है, तब वैसे केस को हम लोग कहते हैं अनबाउंडेड। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या मेरा कह रहा था कि इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉजिटिव, इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉजिटिव डेल जे ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉलम वाई जे आर नेगेटिव और 0, देन द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी अनबाउंडेड। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन हमारा अनबाउंडेड होता है। दूसरा केस है इफ़ द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयरिंग इन द बेसिस इज नॉन ज़ीरो एंड द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन द प्रॉब्लम हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे हमें इफ़ द, अगर हमारा कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर बेसिक, ये जैसे कि एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं कि कैसे क्या कह रहा है। जैसे कि ये देखो हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया है, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। जैसे ये A1 है, ये A1 A2 है, ये दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल कहलाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा आर्टिफिशियल वेरिएबल होता, मान लो कि यहाँ पे y3 के जगह पे A1 होता, y3 के जगह पे यहाँ पे A1 होता,
तो यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल होता, और आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, डैट इज़ 3 होता, 3 है। तो ऐसे केस में, जब ऐसा केस होता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो जो मेरा सॉल्यूशन होगा हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयरिंग इन द बेसिस मतलब जहाँ पे y3 y2 था, वहाँ पे अगर मेरा आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर हो रहा है एंड द ऑप्टिमली कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, और हमारा ऑप्टिमलिटी का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तो वैसे केस में हम लोग कहते हैं कि द प्रॉब्लम हैज़ नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप 7 है, हमें इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर्स निकालना होता है। तो इनकमिंग के लिए फार्मूला होता है डेल के इज़ इक्वल टू मैक्स डेल जे, और आउटगोइंग के लिए फार्मूला होता है हमारा मिनिमम रेशियो निकाल कर हम इसे निकालते हैं। तो ये अगर हम लोग एक एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो इनकमिंग और आउटगोइंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे हम एक एग्जांपल से ये बताते हैं कि जो पीछे हम स्लाइड्स लिए थे उसमें, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे इनकमिंग के पास ऐसा एरो दिया है, ये वाला एरो दिया हुआ है इनकमिंग के पास, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे डेल जेज लिखा हुआ है, और इस डेल जे में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है 1/2, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो हमारा ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसी को हम लोग इनकमिंग कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेशियो निकालते हैं, और मिनिमम रेशियो में जो सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि यहाँ नेगेटिव आ गया तो ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव वाला ही मिनिमम होगा, यहाँ मिनिमम रेशियो में जो सबसे हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है उसको हम लोग मिनिमम रेशियो लेते हैं। तो ये हमारा इनकमिंग हो गया, ये आउटगोइंग हो गया। तो इनकमिंग का फॉर्मूला होता है कि डेल जे में जो सबसे ज़्यादा है हमारा वो, और आउटगोइंग हमें वो, उसके लिए हम लोग ये एरो का यूज़ करते हैं। आउटगोइंग में हम लोग मिनिमम रेशियो में जो सबसे पॉजिटिव मिनिमम है उसको लेते हैं। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं की एलिमेंट। जैसे ये हमारा की एलिमेंट है, ये दोनों जहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा की एलिमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर इनकमिंग ये था और आउटगोइंग सेकंड रो था, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये हमारा 4 कहलाया इनकमिंग वेक्टर, की एलिमेंट, सॉरी की एलिमेंट, या फिर उसको हम लोग पाइवोट एलिमेंट भी कहते हैं। तो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कि टू फाइंड की एलिमेंट और पाइवोट एलिमेंट विच इज़ एट द इंटरसेक्शन ऑफ मिनिमम रेशियो एंड इनकमिंग वेक्टर्स इंडिकेट बाय, उसको हम लोग एक बॉक्स के अंदर लिखकर इंडिकेट करते हैं। तो जब हमारा एक बार की एलिमेंट आ जाता है तो हमारा टारगेट होता है कि की एलिमेंट को हमको 1 बनाना है, और जो की एलिमेंट, मान लो कि ये कॉलम है, इस कॉलम, ये एक कॉलम है, इस कॉलम में की एलिमेंट है, मान लो कि की एलिमेंट ये 1 है, इसके ऊपर अगर 4 है, इसके नीचे अगर 5 है, ठीक है, तो हमारा यहाँ तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होता है की एलिमेंट को 1 बनाना। की एलिमेंट मेरा ऑलरेडी 1 है, कुछ नहीं करना होगा। नेक्स्ट टारगेट होता है कि 0 एट ऑल अदर पोजीशंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जैसे ये और ये, यहाँ पे हमें 4 को बदलना होगा 0 में और 5 को बदलना होगा 0 में। ये हमारा टारगेट होता है कि की एलिमेंट को सबसे पहले 1 बनाओ। अब 1 बनाने के लिए आप जो करना कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि 4 दिया हुआ है तो हम उस पूरे रो को ही 4 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा की एलिमेंट 1 हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही मेरा की एलिमेंट 1 हो जाता है तो हम लोगों को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसको हम लोगों को 0 करना है। उसके लिए भी हम लोगों को फर्स्ट रो को सेकेंड रो से माइनस करना है, या सेकेंड रो को में कुछ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो से माइनस करना है। ये सब हम लोग जो कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट्स में किया जाता था वही सब कैलकुलेशन को यूज़ करके हम लोग उसको 0 बना देते हैं। तो एक बार हमारा जब पूरा सॉल्व हो जाता है तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनता है, और इस तरह से फिर से हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं कि मेरा जो डेल जे आ रहा है वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मेरा सारा डेल जे नेगेटिव या फिर 0 है तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, और अगर सारा नेगेटिव है तो हमारा यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है, और अगर पॉजिटिव है तो हमारा काम और ज़्यादा बढ़ गया, हमें एक और सिंप्लेक्स टेबल बनाना होगा। तो वही है कि नाउ टेस्ट द अबव इम्प्रूव्ड बेसिक फिजिबल फॉर
ऑप्टिमलिटी हमें चेक करना है। फॉर ऑप्टिमलिटी इम्प्रूव्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इफ दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल देन रिपीट स्टेप 7 and 8 until an optimal solution is finally obtained। तो ये हमें प्रोसेस को करते रहना होगा। मेन हमारा टारगेट होता है कि सिंप्लेक्स टेबल, ये जो टेबल बनता है वो कैसे बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये सिंप्लेक्स टेबल है। सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए ही आप लोगों को काम करना होता है। यहाँ पे हम लोग पहले बी लिखते हैं, फिर सी बी लिखते हैं, सी जे लिखते हैं, डेल जे निकालते हैं। डेल जे निकालने का फार्मूला हम पीछे डिस्कस किए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे कि हम लोग इस तरह का टेबल बना के कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग एक बार फिर से एल्गोरिदम को देख लो। साथ में लेक्चर नोट्स में भी यही क्वेश्चन को, यही सारे एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं। अगर किसी भी स्टेप में कुछ डाउट होता है तो आप लोग डिस्कशन फोरम में उस क्वेश्चन को डालो, हम उसका आंसर करेंगे। और आप लोग क्वेश्चंस जो भी पहले दिया गया हुआ है उसको भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आप लोग समझ सको कि एलपीपी कैसे बनाया जाता है कोई भी रियल प्रॉब्लम का। थैंक यू।